नमस्कार दोस्तों। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर करीब 5.25 महीने से बैठे किसान जो एमएसपी की गारंटी और तमाम मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, वो किसान, उनके कुछ नेता बीते 3 दिनों से दिल्ली में हैं। अलग अलग दलों के नेताओं से मिल रहे हैं, कुछ बुद्धिजीवियों से मिल रहे हैं, एक सम्मेलन भी इन्होंने किया और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी मांगों पर सरकार विचार करे, उन मांगों पर जिन मांगों की तरफ से सरकार ने कान में तेल डाल लिया है, बातचीत के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। वो किसान नेता आज संसद परिसर में राहुल गांधी से मिले, नेता विपक्ष से। हालांकि मिलने से पहले भी एक नाटकीय घटना हुई। राहुल गांधी का बयान आया कि वो संसद परिसर में, संसद भवन में अपने कमरे में बुलाना चाहते हैं किसान नेताओं को, लेकिन उन्हें आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। लेकिन राहुल गांधी के इस बयान के चंद मिनटों बाद पता चला कि राहुल गांधी के कमरे में, जो नेता विपक्ष का चैम्बर होता है, वहाँ उन किसान नेताओं को बुलाया गया और राहुल गांधी से उनकी काफ़ी बातचीत हुई। राहुल गांधी से जिन किसान नेताओं की मुलाकात हुई, 12 किसान नेताओं की, उनमें से 3 किसान नेता हमारे साथ हैं। जरा समझने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी से इन किसान नेताओं की क्या बात हुई, राहुल गांधी ने इन्हें क्या भरोसा दिया और इनकी जिन मांगों को लेकर केंद्र सरकार सुनने को तैयार नहीं, बातचीत के दरवाजे बंद हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। और आज सुप्रीम कोर्ट में भी एक दिलचस्प बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार उस फैसले के खिलाफ सुनवाई के लिए गई थी, जो फैसला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का था 15 दिन पहले का, जिसमें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था कि हरियाणा पंजाब का बॉर्डर खोल दिया जाए। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज हरियाणा सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुए, उन्होंने कुछ दलीलें दी। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा यथास्थिति बनाए रखा जाए, लेकिन आपको ऐसा न्यूट्रल आदमी तलाशिए जो इन किसानों से बात करे। तो ऐसा बहुत कुछ आज हुआ। शुरुआत जरा समझने के लिए इन किसान नेताओं से आपका परिचय कराएं। हमारे YouTube चैनल पर आप लगातार देखते होंगे। हमारी कोशिश होती है कि देश के किसी हिस्से में अगर अन्नदाता किसान आंदोलन करते हैं, उनकी आवाज़, उनकी बात आप तक ज़रूर पहुँचे। तो सबसे पहले हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब, संयुक्त किसान मोर्चा, जिसने दिल्ली की सीमाओं पर 13 महीने तक आंदोलन किया था। सरकार को झुकना पड़ा, प्रधानमंत्री मोदी को कहना पड़ा था हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई, और वो कृषि कानून वापस हुए थे। उस आंदोलन के भी एक प्रमुख चेहरे थे। अभी इनका अपना संगठन है संयुक्त मोर्चा अराजनैतिक, और उनके बैनर तले बहुत सारे संगठन हैं। अभिमन्यु कोहाड़ युवा किसान नेता, लगातार खनौरी बॉर्डर पर, जो पंजाब हरियाणा का बॉर्डर है, वहाँ डटे हैं। और औलख साहब, ये भी किसान नेता है। और ये तमाम नेताओं ने आज मुलाकात की है राहुल गांधी से। सबसे पहले आपसे, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो बात कही गई वो बहुत हम है उस पर आगे। सबसे पहले आपसे डल्लेवाल साहब, राहुल गांधी से आपकी जो मुलाकात हुई, तो क्या बात हुई? देखिए, राहुल गांधी को छोड़कर ये कहना चाहिए कि विपक्ष के नेता, हाँ, लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ हमारी बैठक हुई है, और उन्होंने इंडिया अलायंस ने किसानों के साथ, पूरे देश के साथ एक कमिटमेंट की थी कि अगर हमारी सरकार आती तो एमएसपी की गारंटी का कानून भी लाएंगे, किसानों की कर्ज मुक्ति के ऊपर भी काम करेंगे, और डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट अनुसार C2+50 के हिसाब से फसलों का भाव देने का हम काम करेंगे। तो अब सेशन चल रहा है, विपक्ष में वो बैठे हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष इस बार लोगों ने पूरे देश को दिया है। तो हमारा ये मानना था कि इस विपक्ष को एक बार हमें अपना मेमोरेंडम सौंपा है पहले भी इनके एमपीज़ को, और आज विपक्ष के नेता के तौर पर उनको मेमोरेंडम सौंपते हुए हम ये रिक्वेस्ट करें कि भाई आप, ठीक है सरकार ने बनी वो अलग बात होती है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हो और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का लीडर हो। आप काइंडली ये बात करें कि किसानों को ये एमएसपी की गारंटी का कानून मिले, इसके लिए प्राइवेट मेंबर बल रखेंगे। और वो बात हमने वहाँ पे उनके पास रखी, और उस बात पे उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली ये बात कहा कि हमने पहले से ही, जब हमने अपना चोन मैनिफेस्टो के अंदर ये बात डाली है, तो इसके ऊपर पूरी चर्चा करने के बाद डाली है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम चाहेंगे कि हर हाल में किसानों को एमएसपी की गारंटी का कानून मिलना चाहिए, और हम सुप्रीम का अपना पार्लियामेंट के अंदर स्ट्रांगली आपकी इस बात को उठाएंगे, भले हमें कितना भी जोर लगाना पड़े, और हम उस बात के लिए आपके साथ वचनबद्ध हैं। आप जब मिले राहुल गांधी से, ये कुछ हुआ था कि पहले शायद आप लोगों को अंदर जाने को लेकर कुछ हुआ, राहुल गांधी ने बाहर संसद की सीढ़ी के पास बयान दिया कि मैं अंदर मिलना चाहता हूं लेकिन उन्हें आने नहीं दिया जा रहा, ऐसा क्या हुआ था? देखिए, मामला ये है कि जब इंटेलिजेंस के सीनियर अधिकारियों की तरफ से ये कहा जाए कि इनको आने दिया जाए, हाँ, ये विपक्ष के नेता को मिलना चाहते हैं, हाँ,
तो उस समय फिर हम पुलिस की तरफ से ये कहा जाए कि अभी आपको तो अनुमति नहीं मिली, आप वहाँ से कढ़वाएं, वहाँ से कहवाएं, तो वो अपने हम भी ये सोच रहे थे कि ये जितना समय हमें हमारे विपक्ष के नेता को मिलने के लिए हमें मिला है, वो समय ऐसे ही ये मतलब हमारा फोकट में मतलब वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो आप कहाँ आप लोग इंतजार कर रहे थे? संसद देखिए हम उन्होंने हमारे समय हमें ये कहा था कि आप रेड क्रॉस रोड पे आएँ, वहाँ पे आपको उसी गेट पे हम आपको लेंगे। हाँ। और आप रिसेप्शन में आ जाइए, वहाँ से आपको आपके पास। राहुल गांधी की टीम ने कहा था। हाँ, राहुल गांधी की टीम ने कहा था। वहाँ से हमें मतलब एक बाकायदा टेलीफोन के माध्यम से मैसेज आया था। तो हम जब वहाँ गए तो पीछे पुलिस ने जो बैरिकेडिंग की हुई है वहीं से ही उन्होंने हमारे साथ ये करना शुरू किया। और एक बात और भी है, वहाँ पे एक अधिकारी था, छोटा अधिकारी था, और उसने ये भी कहा कि ठीक है, अगर आपको मतलब ये है तो आप जाइए, वहाँ जाकर अपना आपका पास वहाँ बन जाएगा। तो उसके बाद तुरंत बाद हम अपने दूसरे साथियों की वेट कर रहे थे। तो उसके बाद वहाँ पे ये नई घटना घट गई कि उनके सीनियर अधिकारी आए, उन्होंने हमें वहाँ रोका। तो जो हमारा मानना है, हमें ये लगा कि हमारा टाइम वेस्ट करने का एक प्रयास किया जा रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से, और वो हमें भी महसूस हुआ। तो वो अंदर फिर मतलब राहुल जी को भी उस बात का पता चला। फिर राहुल गांधी ने बयान दिया कैमरे के सामने कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं किसान नेताओं से, और उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है। ऐसा कहा गया कि उस बयान के बाद हड़कंप मचा और उसके बाद किसान नेताओं को अंदर बुलाया गया। तो अब डल्लेवाल साहब, एक तस्वीर देखी मैंने, बहुत सारी पिक्चर जो आई आपकी राहुल गांधी से मुलाकात के बीच की, उसमें एक तस्वीर में आपको कागज़ राहुल गांधी को दिखा रहे हैं, वो ऐसे पढ़ रहे हैं, आप उनके बगल में बैठे, वो क्या, कौन सा कागज़, क्या? देखिए, वो जो हमारा मेमोरेंडम है, हाँ, वो मेमोरेंडम हमने उनको हैंड ओवर किया है, जो उनके एमपीज को भी पहले हम हैंड ओवर कर चुके हैं। लेकिन उसमें बहुत सारी बातें, हाँ, जैसे एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, हाँ, कि एमएसपी के मामले के ऊपर कहा जा रहा है कि इनके एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि 17.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए, वे तो खजाने के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा, देश को बहुत महंगाई का सामना करना पड़ेगा। और उसमें पूरी डिटेल लिखी हुई थी कि कितना खर्च आएगा। कि एक एक्सपर्ट ने तो ये कहा कि 21-22 हज़ार करोड़ ही चाहिए, किसी ने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपया चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, और सभी फसलों के ऊपर एमएसपी की गारंटी दी जा सकती है। तो वो हम उनको पढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने पढ़ा? कितनी देर मुलाकात चली आपकी? उन्होंने देखा, मेरा ख्याल है 30-35 मिनट, 40 मिनट का ये बात चली होगी। तो क्या भरोसा दिया अभिमन्यु कुहाड़ राहुल गांधी ने? देखिए, राहुल गांधी जी ने, या आपको क्या लगता है इस मुलाकात से क्या होगा? दोनों बात अगर देखिए, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पे ये कहा कि जिस तरीके से देश का किसान सड़क पे बैठ के संघर्ष कर रहा है अपनी मांगों को लेके, हाँ, वो एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, हाँ, और संसद में आने वाले दिनों में किसानों को मुद्दे की आवाज गूंजेगी। उनकी एग्जैक्ट एक वर्डिंग, एक लाइनिंग ये भी थी कि आने वाले समय में देश का किसान टीवी पे देखेगा कि विपक्ष किस तरीके से उनके लिए मजबूती से स्टैंड ले रहा है। और इसके अलावा जो और हमारे जो तथ्य थे, उन्होंने जयराम रमेश जी भी वहाँ पे थे, हरियाणा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, जेपी जयप्रकाश जी भी थे, पंजाब से राजा वड़िंग जी थे, चरणजीत सिंह चन्नी जी भी थे, अन्य भी उनके सांसद थे। तो उन्होंने बड़ा विस्तार से बात करी। WTO की इसमें क्या दिक्कत आ सकती है, उस पर भी उन्होंने विस्तृत चर्चा करी। जयराम रमेश जी ने भी अपना पक्ष रखा, और उन्होंने ये कहा कि हम वादा करते हैं कि किसानों की आवाज़ को मजबूती से उठाएंगे। उसके लिए क्या रास्ता हो सकता है, उसके लिए कोई स्पेशल नोटिस दिया जाए, उसके लिए प्राइवेट बिल लाया जाए, या 0R में क्वेश्चन उठाया जाए, कैसे किया जाए, उसके लिए वो रणनीति बना रहे हैं। और उन्होंने ये भी कही एक बात आगे बढ़ के कि ये MSP गारंटी कानून की बात इंडिया अलायंस की लगभग सभी पार्टियों के मैनिफेस्टो में थी। तो उन्होंने कहा कि वो इंडिया अलायंस की सभी पार्टियों के नेताओं से बातचीत करेंगे, और उनका प्रयास ये रहेगा ये पूरा मुद्दा इंडिया अलायंस की तरफ से संसद में उठे, और किसानों की इस लड़ाई में, MSP गारंटी कानून की लड़ाई में, उन्होंने कहा कि वो किसानों के साथ खड़े हैं। अब ये बताओ लखविंदर सिंह औलख जी, आप ये बताओ औलख साहब, चूंकि मिल के आए, ठीक है, नेता विपक्ष, लेकिन आपको पता है कि सरकार बहुत ज़िद्दी सरकार है। 13 महीने किसानों का आंदोलन चला था दिल्ली की सीमाओं पर, और मैं उस आंदोलन का विटनेस था। 1 साल तक मैं भी लगातार कवर किया। और जब चुनाव यूपी का नज़दीक आ गया, जब लगा अब कोई उपाय नहीं, फंस सकते यूपी में, तो उसके बाद अचानक प्रधानमंत्री ने कहा तपस्या में कमी रह गए, वो चर्चित राष्ट्र के नाम संदेश, और कानून वापस हुए। अभी है कि महीनों हो गए आप लोगों से कोई बातचीत भी नहीं हो रही है, और संवाद के रास्ते बंद हैं। तो नेता विपक्ष से मिल लिए, नेता विपक्ष ने, राहुल गांधी ने कुछ भरोसा दे दिया। आपको लगता है इससे सरकार की सेहत पर कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, जैसे मनु भाई ने बात की, हम सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, अगर यही आवाज़ संसद में गूंजती है तो फ़र्क तो पड़ता है। फ़र्क पड़ने से ही 400 से 240 आए, फ़र्क तो पड़ता है। लेकिन हम नॉन पॉलिटिकल
हो हैं, नॉन पॉलिटिकल होकर लड़ रहे हैं, हमारा किसी को जिताने हराने का मकसद नहीं है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है भी आपके संवाद में कुछ है तो तीसरा कोई आप सरकारों से अलग आदमी लाकर किसानों से बात करें। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट तक कोई पता है भी ये सरकार जो है किसानों के मसले को हल नहीं करना चाहती। तो रही बात आपने जिद्दी होने की बात भाई है, चाहे कितने भी जिद्दी थे आखिर में तो कहना पड़ा ना भी हम तपस्या में कमी रहेगी, तो अब भी कहेंगी। लेकिन पहले तो फुल मेजोरिटी थी, अब तो बैसाखियों के सहारे है। तो ये आने वाले समय में जो किसान की आवाज़ है संसद में भी गूंजने की उम्मीद है करते हैं। हम तो अपना जो है अपने किसान की आवाज़ लेकर नेता प्रतिपक्ष के पास जाके इसको दे के आए हैं। पूरे इंडिया गठबंधन ने भी जो कहा था, डलीवाल जी ने कहा है भी उन्होंने मैनिफेस्टो में रखा है। तो अब देखना यह है भी कितनी ज़ोर शोर से उठा पाते हैं, क्योंकि हमने और आप जो चौथा स्तंभ है मीडिया ने भी दिखा दिया भी किसान जो है अपनी बात लेकर गए हैं विपक्ष के पास, तो उनका फर्ज बनता हम तो अपनी लड़ाई जो अपना संघर्ष है सड़कों पर कर रहे हैं। अब एक सुप्रीम कोर्ट का आज का जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई वो जानना दर्शकों को ज़रूरी है कि हरियाणा हाई कोर्ट ने अभी 15 दिन पहले ऑर्डर दिया था, 15 दिन ही हुए शायद, जिसमें हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा था कि 1 सप्ताह के भीतर ये जो बॉर्डर बंद कर रखा है हरियाणा सरकार ने उसको खोलिए, और आप उन्हें दिल्ली जाने से क्यों रोक रहे हैं, क्यों रोक सकते हैं, और उनको अगर जाना है तो जाने दीजिए। इस तरह की बात सुप्रीम हाई कोर्ट ने, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कही। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार गई, और सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ हुआ, तुषार मेहता जो सरकार के हरियाणा सरकार की तरफ से थे सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने कहा कि बॉर्डर की दूसरी तरफ यानी पंजाब की ओर 500 ट्रैक्टर ट्रॉली बख्तरबंद के रूप में मौजूद है। ये ट्रॉली दिल्ली, पंजाब से दिल्ली की तरफ जाना चाहती है। उन्होंने कहा कि हम नेशनल हाईवे पर जेसीबी और बख्तरबंद ट्रैक्टर ट्रॉली की अनुमति नहीं दे सकते। जेसीबी और ट्रैक्टर को वार टैंक में तब्दील किया गया है या बना दिया गया है, ऐसा हम उनके रेजिडेंट पार्ट पर नहीं जा रहे हैं कि उन्होंने रिहायशी वाहनों में एसी लगा रखा। हम युद्धक टैंक के रूप में बनाई गई गाड़ियों को लेकर चिंतित हैं। शंभू बॉर्डर पर 500-600 ट्रैक्टर ट्रॉली पड़ी है, मॉडिफाइड ट्रॉलियां हैं, हम उन्हें कैसे जाने दे सकते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो भी बहुत अहम है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो बिना ट्रैक्टर के आते हैं, बिना ट्रैक्टर के दिल्ली आते हैं, तो क्या आपने उनसे बात करने की कोशिश की? क्या आपने उनको भरोसे में लेने या उनका विश्वास जीतने की कोशिश की? अगर आप उनसे बात करने के लिए मंत्री को भेजते हैं तो वो समझेंगे कि सरकार का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन दूसरे को भेजने की कोशिश क्यों नहीं करते, क्यों नहीं सोच रहे हैं? उन्होंने ये भी कहा, बेंच ने ये भी कहा कि अगर सरकार किसानों के साथ बैठती है तो किसान दिल्ली क्यों आना चाहते हैं? क्या आपने किसानों को शांत करने के लिए कुछ कदम उठाए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों और सरकार के बीच विश्वास की कमी है। गौर से सुनिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बहुत अहम है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मंत्री के जाने से विश्वास में कमी आती है, उन्हें लगेगा कि आप सिर्फ अपने हितों की बात कर रहे हैं, कोई न्यूट्रल रास्ता अपनाइए। कोर्ट ने कहा विश्वास की कमी का मामला है, न्यूट्रल व्यक्ति को तैनात कीजिए, उनसे बात करने के लिए कहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहम बातें कही है। तो अभी तो एक है कि आप लोगों से कोई बातचीत नहीं हो रही है, सरकार की तरफ से कोई संवाद है नहीं। आखिरी बातचीत कब हुई थी सरकार के मंत्रियों से चुनाव के पहले? देखिए 18 फरवरी को हमारी लास्ट बैठक हुई है। हाँ। उसके बाद अब तक कोई किसी तरह की बैठक नहीं हुई, और सरकार का हम एटीट्यूड पहले से जानते हैं कि पिछली बार भी जब हमने आंदोलन लड़ा तो उस समय भी सरकार ने कान मूंद कर आंखें बंद कर मतलब बैठ गई थी। हाँ। किसानों से बात करनी मतलब वाजिब उचित नहीं समझी थी, और उसी रास्ते पे सरकार अब चल रही है। तो देखते हैं सरकार अब क्या करती है, कैसे करती है। लेकिन जैसे इसमें सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से कहा गया कि भाई वहाँ बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, 500 ट्रॉली है और उन्हें मॉडिफाइड किया गया है, तो हम उनको कैसे दिल्ली आने दे सकते हैं? ऐसा लग रहा है जैसे युद्धक गाड़ियाँ जैसी होती है उस तरह से इन्होंने बनाया है। देखिए मैं ये कहूँगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को अब एक काम और भी कर लेना चाहिए। एक कुछ अधिकारियों की ड्यूटी लगा दें कि वहाँ पे देखें कि ट्रॉलियों में क्या युद्ध जैसी कैसी स्थिति लग रही है। लेकिन ये तो बात क्लियर बात है ना कि जहाँ पे लोग बैठे हैं, किसान बैठे हैं, गर्मी भी इतनी है। गर्मी तो इतनी उमस यहाँ इतनी है यहाँ पे है। हाँ। और उस गर्मी के माहौल में जब 49 पे टेम्परेचर रहा तब भी किसान वहाँ पे बैठे थे, और बारिश होती है तब भी किसान वहाँ पे बैठते हैं। किसानों के पास वहाँ ऐसे हालात के साथ निपटने के लिए एक ही वस्तु है, वो ट्रैक्टर और ट्रॉली, और उसके माध्यम से हम वहाँ पे बैठे हैं। किसी ट्रैक्टर पे आप आ जाइए, अपना कैमरा लेकर आ जाइए,
एक एक ट्रैक्टर को चेक कर लीजिए, कहीं पे भी कुछ ऐसा नहीं है। नहीं, उनका ये इशारा भी होगा ना, जब पिछली बार आपने दिल्ली चलो का कॉल दिया था उस समय मॉडिफाइड गाड़ियाँ, वो पोकमेन बोलते हैं, क्या पोकमेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोकलैंड, पोपलेन, हाँ मैं भूल गया नाम उसका, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वो सब थी मॉडिफाइड, और ऐसा लग रहा था कि जबरन भी हम तोड़ देंगे बैरिकेडिंग। सवाल ये है कि वो क्यों आई वहाँ पे। हम दिल्ली सरकार, हमारी सुप्रीम कोर्ट ये कहती कि इनको दिल्ली जाने देना चाहिए। वो इसलिए हमें रोका गया ना, अगर रोका गया तो किसी ने वो ले आया, कोई आदमी ले आया होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमारे ट्रैक्टर जो अभी वहाँ पर खड़ी है ना, वही के भी खड़ी हैं, तो उनमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं की हुई। वो मतलब मेरा जो मानना है, मानयोग सुप्रीम कोर्ट कभी भी ऐसा नहीं कह सकती कि जो लोगों के घर हैं, घर ना लेकर आएँ, खाने पीने की व्यवस्था वो ना साथ लेकर आए, वो नहीं कहेंगे। लेकिन उनके पास इस बात को पेशकारी ऐसे की गई है कि वो तो देखिए बहुत बड़ा खतरनाक सामान लेकर आ रहे हैं, बहुत बड़े हथियार लेकर आ रहे हैं, तो उसी की वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी मिसगाइड किया है। उनके पास भी तथ्यों को तोड़ नोड़ कर पेश करने का प्रयास किया गया, जिसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसी कोई टिप्पणी आई है। और मुझे विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि आप किसी न्यूट्रल आदमी से बात करने के लिए बोलिए, मतलब मीडिएटर एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मध्यस्थता हो। सवाल देखिए ये कितनी बड़ी बात है, इसमें क्यों कहना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को, ये बात क्यों कहनी पड़ी? उनको लग रहा है ट्रस्ट डेफिसिट का मामला है, सरकार पर वो भरोसा नहीं कर रहे। वही बात है ना, वही बात मैं कह रहा हूँ अनुज जी कि देखिए 5 दौर की 4 दौर की बैठकें हुई हमारी सरकार के साथ, वहाँ पे हमारे साथ बातचीत करने गए इनके मिनिस्टर, वो ये कहते हैं कि इन बातों के ऊपर पहले देखिए जो आपने हमें प्रपोजल दिया है, हमारी जिम्मेदारी बनती है सभी साथियों के साथ उसको डिस्कस करें कि इसमें क्या हमें ठीक लग रहा है, क्या गलत लग रहा है, आप अपनी प्रपोजल हमें दे बताएं। उनका ये एटीट्यूड था कि इसको पहले यस करें, आगे दूसरे पर चर्चा फिर करेंगे। ये एटीट्यूड हमारे मिनिस्टरों का था वहाँ पे, तो इसी को आधार बनाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसी बातें आई होंगी। और दूसरी बात आपने एक और भी देखी है, पिछले समय में पार्लियामेंट के अंदर चर्चा हुई है, एमएसपी के ऊपर चर्चा हुई, बोला गया कि आप एमएसपी गारंटी का कानून नहीं दे रहे, तो हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो एमएसपी का बढ़ाकर अनाउंस की गई है उसी को एमएसपी गारंटी कानून बताने का प्रयास कर रहे हैं। जो अगर हमारे इतने जिम्मेदार लोग और इतने पवित्र मंदिर के अंदर बैठकर इतना बड़ा झूठ बोलेंगे तो देश को उनके ऊपर विश्वास आएगा तो कैसे है? सरकार अभी कहेगी या कह रही है बीजेपी नेता कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कृषि बजट पूरा 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा कर दिया, बजट बढ़ा दिया, हम तो इतना किसानों के शुभचिंतक हैं। देखिए इस पर भी थोड़ा जाति मारोगे तो आपको बड़ा अजीब लगेगा। 48 लाख करोड़ का बजट है, एग्रीकल्चर के लिए केवल कितना किया है? 1,52,000 करोड़ रुपया, जो पूरे बजट का 3.16 बनता है। 3.16% पूरे बजट का एग्रीकल्चर के लिए। और दूसरी तरफ देखो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड लोग कितने हैं, कितने लोग उसमें बैठे हैं और कितने लोग एग्रीकल्चर करने वाले हैं, उनकी संख्या जो वो 55% है। अरे भाई 55% लोग सुबह से शाम से सुबह तक रात दिन आपको टैक्स पे कर रहे हैं, बिजली बालते हैं टैक्स दे रहे हैं, आपका सिलेंडर बालते हैं टैक्स दे रहे हैं, आपका मसाला लेकर खाना तैयार करते हैं वो टैक्स दे रहे हैं, हर जगह पे टैक्स दिया जा रहा है। तो उनका इतना शेयर है क्या? ये कौन सी ईमानदारी है हमारे किसानों के साथ? दूसरी बात मैं और करना चाहूँ, वो 27,000 करोड़ रुपये पिछले वाले बजट से बढ़ाकर बता कह रहे हैं कि 27,000 करोड़ रुपया दिया है। लेकिन दूसरा पक्ष देखिए, हमारे किसानों की सीधा लिंक है यूरिया से और फर्टिलाइज़र से, और उनके ऊपर 53,000 करोड़ रुपए का जो दिया जाती थी सब्सिडी, उसके ऊपर कट लगा दिया गया है। तो दिया कितना? 27,000 करोड़ रुपए बढ़ाने की बात की, वो तो अलग अलग बहुत सारे जगहों पर बढ़ जाएगा ना। और सीधा जो किसानों का था वो किसानों से छीन लिया गया 53,000 करोड़ रुपया। तो कहाँ से इस बजट से किसानों को क्या मिलता नज़र आ रहा है? मैं तो ये कहूँगा किसानों को देने की बजाय उल्टा किसानों से कुछ छीनने का प्रयास किया गया है। अभिमन्यु ये बताइए, एक तो कृषि बजट चलिए वो जो भी इन्होंने व्याख्या की, अभी एक मुद्दा आप लोगों के लिए जिसके लिए आप एमएसपी और उसके लिए राहुल गांधी से आज मिले, और किन किन नेताओं से आप लोगों के बीते 3 दिनों में बात हुई है? देखो मैं एक बात जरूरी बतानी है, हमने राहुल गांधी जी से ये भी चर्चा करी कि हरियाणा पुलिस के जिन अधिकारियों ने किसानों के ऊपर गोलियां चलाई हैं
उनके नाम की सिफारिश हरियाणा की भाजपा सरकार ने राष्ट्रपति मेडल के लिए करी है, वीरता मेडल के लिए, और उसमें स्पष्ट लिखा है कि इन्होंने किसानों को रोका। अगर उनको मेडल मिलता है तो वो दिन देश के लिए काला अध्याय होगा, क्योंकि आज़ादी के आंदोलन के दौरान जनरल डायर ने इसी तरीके से अपने लोगों पे भारत के लोगों पे गोलियां चलाई थी, और उस जनरल डायर को बाद में सम्मानित किया गया था, उसको सरोफे दिए गए थे। उसके बाद ये पहली बार होगा कि अपने भारत के लोगों पे गोलियां चलाने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। तो उन्होंने अपनी टीम से उसकी डिटेल कलेक्ट करने के लिए कहा है, और उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे को हम जोर शोर तरीके से उठाएंगे। जब हमारा 22 तारीख को सम्मेलन था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, तो उस सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए थे, जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए थे, जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे ग्रुप की उसके भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए थे, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए थे, जो एक भारतीय आदिवासी पार्टी है राजकुमार रोत जी, उसकी तरफ से भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए थे। तो टोटल हमारे पास 11 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए थे, और उन्होंने ये कहा था कि हम अपनी पार्टी के अंदर इस विषय पे बात करेंगे, और बात करने के बाद हमारी पूरी जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो किसानों से संपर्क करेगा, इन मुद्दों को समझने का और भी ज़्यादा प्रयास करेगा। और उन्होंने तमाम लोगों ने ये वादा किया था कि उनकी पार्टियां किसानों के इन मुद्दों पे किसानों के साथ खड़ी हैं, और जब भी संसद के अंदर ये बात उठाने की बात आएगी तो वो सारे एकजुट होकर इस मुद्दे को उठाएंगे। शिरोमणि अकाली दल की तरफ से भी सांसद आई थी, और उन्होंने तो ये भी कहा था उन्होंने कि जो एनडीए के जो घटक दल है बीजेपी के अलावा, वो उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगी, जो आज बेशक सरकार में हो, लेकिन उनको भी ये कन्विंस कराने का प्रयास करेंगी कि किसानों के मुद्दों पे हमें किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। अब एक बात आती है कि जैसे आपने कहा 163 दिन है वहाँ बैठे, 163 दिन से बैठे हैं आप लोग वहाँ शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर पर, दिल्ली से 200 किलोमीटर के आसपास है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया आज डल्लेबाल साहब यथास्थिति बहाल रखें, तो एक तरह से जो खाली होने का या कराने की बात जो की थी पंजाब हरियाणा कोर्ट ने, अब वो सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई जो भी होती है, तो अब वहाँ जो आंदोलन का मोर्चा है वहाँ आप क्या सोच रहे हो, क्या करने की आगे की क्या तैयारी है आपकी? देखिए, सबसे पहली तो बात है कि हमारी किसी की भी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि हम रोक कर बैठना चाहते हैं। हम तो दिल्ली आना चाह रहे थे और रास्ते में सरकार ने रोका। अब क्लियर हो गया कि हरियाणा गवर्नमेंट ने जब सुप्रीम कोर्ट में आकर उसके ऊपर चाराजोरी की कि इनको दिल्ली आने से रोका जाए, तो इससे क्लियर हो गया कि किसानों ने रोड ना रोका है, ना रोकने की मंशा थी। हरियाणा गवर्नमेंट का जो असल चेहरा था वो देश के लोगों के सामने आ गया है। अब हमें मजबूरन वहाँ पे बैठना पड़ेगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट या हरियाणा गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं करती, जब तक वो बैरिकेड नहीं खुलती, हमारी मजबूरी है वहाँ पे बैठना पड़ेगा। और देश के लोगों को अब जिन लोगों की समस्या परेशानियाँ हैं, वो अब हरियाणा गवर्नमेंट के खिलाफ उन लोगों को मोर्चा खोलना चाहिए, उनके खिलाफ उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए। जो हमारा है, हमारा आंदोलन सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हमारे साथ किए हुए वायदे हैं उनको लेकर है, उनके साथ सीधा संपर्क है, संबंध है उनका। अगर उसके मामले में वो हमारी सरकार हमारी बात नहीं मानती, तो जो हमने प्रोग्राम दिए हुए हैं, 1 अगस्त को प्रोग्राम दिया हुआ है, आगे उसके बाद 15 अगस्त को प्रोग्राम दिया। 15 अगस्त को आपने कुछ कहा ट्रैक्टर मार्च? हाँ, ट्रैक्टर मार्च करेंगे, और जो इन्होंने नए काले कानून ये कहेंगे हम क्रिमिनल कानून लेकर आए हैं, उनकी कापियाँ जलाएंगे। और जिस तरीके से जो 1 अगस्त को हमारा प्रोग्राम है, वो भी ऐसे ही एक हमारे शहर में निकाल कर और भाजपा सरकार के पुतले फूकेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, देश के अंदर हमें राइट है, हमारे संविधान ने दिया हुआ कि हम अपनी राजधानी में आकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। जिन लोगों ने हमारे राइट को कुचला, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने हमारे लोग मारे, और उन लोगों को ये क्या कर रहे हैं, ये उन लोगों को पुरस्कार दिलवाने का काम कर रहे हैं। तो उसके खिलाफ भाजपा सरकार के पुतले जलाने का हमारे कार्यक्रम रखा गया है। और 31 अगस्त को दोनों मोर्चों के ऊपर बड़ी गैदरिंग, बड़ी किसान महापंचायतें होंगी, और वो हमारे प्रोग्राम एचडी जारी रहेंगे। अब एक सवाल है डल्लेबाल साहब, क्लोजिंग में आखिर में, कि आप लोग दिल्ली में हैं, देश की राजधानी है, यहीं प्रधानमंत्री हैं, यहीं गृह मंत्री हैं, यहीं कृषि मंत्री हैं, तो आप नेता विपक्ष से मिल रहे हैं, कुछ जैसे 11-12 सांसद भी आप लोगों से मिले 3 दिन से यहाँ। आपने क्या कोशिश की जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनसे मिले या बीजेपी के नेताओं से मिले? देखिए, बीजेपी का लगातार जो किसानों को बदनाम करने के लिए तरह तरह की बयानबाजी आ रही है,
और जैसा एटीट्यूड किसान के लिए के प्रति, आंदोलनकारियों के प्रति उनका है, सब पूरे देश को पता है, मालूम है, दिख रहा है। तो हमारा उसके बाद भी मिलने की कोशिश, मेरा निवेदन, मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि उनसे हमें उम्मीद नहीं है कि वो हमारी बात को उठाएंगे। लेकिन भाई फैसला करना या आपकी मांग को मानना ये तो सरकार का ही काम है। नेता विपक्ष दस्तखत करके कोई फैसला तो नहीं कर सकते। अगर इतनी तो भाई जिससे आपको मांग है, जिससे उससे आप मिलने की कोशिश नहीं, उससे मिलने की, उनके पास हमारे मेमोरेंडम्स जा चुके हैं, उनके साथ हमारी बैठकें हो चुकी हैं। उनको ऐसा नहीं है, इनको तो पता नहीं कि हमारी मांग क्या है। उन्होंने तो हमारे साथ 4 राउंड की बैठक करके डिस्कस हो चुकी है, चर्चा हो चुकी है, और उनके पास हमारे मेमोरेंडम गए हुए हैं। अगर अब तो उनकी बारी है, वो हमें कब बुलाएंगे बातचीत के लिए, जब वो बुलाएंगे तब हम बातचीत के लिए। तो आप इंतजार कर रहे हैं कि सरकार आपको बातचीत करने के लिए बुलाए। सरकार के पास आप खुद जा नहीं रहे हैं। बात हो गए, बातचीत टूटे 4 महीने हो गए लगभग। मेरे ख्याल से फरवरी में ही आखिरी बातचीत, 18 फरवरी आखिरी बात हुई थी, 21 फरवरी अगर मुझे याद है दिल्ली कॉल था। तो अब मार्च बीत गया, अप्रैल बीत गया, मई बीत गया, जून बीत गया, अब जुलाई बीतने जा रहा है। तो लगभग 5 महीने हो गए बातचीत टूटे हुए। तो आपका भी तो, अगर आप बैठे हो आंदोलन पे, आपकी मांग इतनी बड़ी है जिस पर सरकार आसानी से मान नहीं रही है, मानेगी कि नहीं कुछ नहीं कहना मुश्किल है, तो आपको भी तो कोशिश करनी चाहिए कि सरकार को रीच आउट करें। ये ईगो की लड़ाई तो नहीं है, उधर भी नाक की लड़ाई, इधर भी नाक की लड़ाई है। हम न कहेंगे कि मिलना चाहते हैं, न वो कहेंगे हम आपको बुलाना चाहते हैं। ऐसी कहीं इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बीच वाले को भेजो, मध्यस्थ को। ऐसी बात अंजुम जी कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपने एक मैं आपको गांव की कहावत बता देता हूँ। भैंस को वो क्या बोलते हैं, आप दूध निकालने के लिए हम तैयारी करते हैं। हाँ। पहले भैंस का बच्चा छोड़ते हैं। हाँ। अगर भैंस का दूध देने का इरादा नहीं है, हाँ। तो बच्चा भैंस के नीचे नहीं जाता। हाँ। या बच्चे को भगा देती है, वो भगा देती है। हाँ। ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है। लगातार आंदोलनकारियों को आंदोलनजीवी कहना, आंदोलनकारियों को खालिस्तानी कहना, आंदोलनकारियों को अलगाववादी कहना, आंदोलनकारियों के ऊपर ऐसी ऐसी टिप्पणी करनी कि किसी भी समय ये चुनाव के समय ये लोग अराजकता फैला सकते हैं। जिन लोगों ने दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठकर लगातार 13 महीने आंदोलन किया और कहीं पे भी एक पत्ता तोड़ने का शिकायत नहीं आई जिन लोगों की, और उन लोगों को ऐसा बातें कर रहे हैं, तो उनके साथ बात करेंगे तो क्या निकलेगा उससे। लेकिन उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो सरकार है ना, सरकार की भी तो जिम्मेदारी। अगर पूरा देखो हमारा देश, हम लोकतंत्र का ढंग से जी रहे हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर अगर कोई आदमी प्रोटेस्ट करता है तो प्रोटेस्ट करने वाले की बात सुनना सरकार की जिम्मेदारी होती है। हमने अपने सबके जितनी भी हमारी जिम्मेदारी थी वो सब पूरी कर दी। पहले देखिए, डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से हमने अपना मेमोरेंडम दिया, राज्यपाल के माध्यम से हमने अपना मेमोरेंडम दिया, हमारे राष्ट्रपति जी के माध्यम से हमने अपना मेमोरेंडम दिया। फिर हमारा आंदोलन शुरू हुआ, फिर अपना मेमोरेंडम भेजा, फिर 4 राउंड की बात हुई, वहाँ पे फिर हमारा मेमोरेंडम हर बार देते रहे। तो अब यही मेमोरेंडम देना खेलते रहेंगे हम। उनके पास हमारा मेमोरेंडम गया हुआ है, उनकी जिम्मेदारी बनती है वो चर्चा करें उसके ऊपर, और हमें बुलाएं और हम चर्चा करेंगे उनके। तो अब ये हो गया कि सरकार को कई राउंड का मेमोरेंडम आप दे चुके, उधर सरकार कोई हिल नहीं रही है, तो अब विपक्ष के दलों से आप संपर्क कर रहे हैं या उन्हें अपना पक्ष बता रहे हैं, जैसे आज राहुल गांधी को बताया या 2 दिन पहले जैसे आपने 1 दर्जन सांसदों से बताया, यही हो गया। तो मेरा फिर सवाल है कि कुछ नाक की लड़ाई पे मामला फंस गया है क्या? देखिए, जैसे सत्ता की जिम्मेदारी बनती है उसी तरीके से विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले अपने पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा था उन्होंने। तो विपक्ष भी मोदी जी की तरह जुमलेबाजी तो नहीं कर रहा। इसका तो तभी पता लगेगा ना, वो संसद में उस बात को बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, संसद में वो उस मुद्दे के उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। जहाँ तक बात रही अजीत जी नाक की लड़ाई की, देखिए हम तो विनम्रतापूर्वक ये बात कहते हैं, सरकार जिस दिन हमें बातचीत के लिए बुलाना चाहेगी, सरकार बातचीत के लिए बुलाएगी, हम सरकार के पास जाएंगे। देखिए, हमारी कोई मोदी जी सरकार इसलिए नहीं बुला रही कि उनको लग रहा है कि इन्होंने भी इतनी मांग की लिस्ट लंबी गिना दी है, उसमें तरह तरह की मांग है, उन मांगों में से बहुत सारी मांग किसी सूरत में मानी नहीं जा सकती, तो बीच का रास्ता ही नहीं निकल रहा। नहीं अजीत जी, मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ आपको। देखिए, सरकार बीच बीच में कुछ लोगों को भेज के बातचीत शुरू कराने का प्रयास कर रही है, लेकिन वो लोग पता क्या कहते हैं आते ही, वो लोग ये कहते हैं कि जी पहले सेटिंग कर लो,
पहले ये तय कर लो कितनी बातें माननी है, कैसे माननी है, उसके बाद सरकार बात करेगी, नहीं तो सरकार बात नहीं करेगी। ताकि फाइनल सीधे कह दें जी बात हो गई सब। हाँ, ये तो वही बात होगी ना, शर्तों के अनुसार कि आप अगर हमारी बात मानोगे तो हम आपकी बात सुनेंगे, नहीं तो हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। ये बात आप पे भी कही जा सकती है कि आपकी भी यही है कि हमारी सारी मांगे मानोगे तो हम बात करेंगे, नहीं तो बात नहीं। ऐसा नहीं है अजीत जी, आप एक चीज देखिए, पहली बात तो हमें इनके मांग कहना ही नहीं चाहिए। ये मांग नहीं है, ये मोदी जी के वायदे हैं। इस देश में अगर किसी राजनेता ने सबसे पहली बार एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा उठाया तो उनका नाम नरेंद्र मोदी जी है। जब ये गुजरात नरेंद्र मोदी थे ना, तो प्रधानमंत्री हैं। हाँ, यही बात है, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब उन्होंने ये मुद्दा उठाया था। और बड़ी हैरानी की बात है, जब हमने ये बात मीटिंगों के दौरान पीयूष गोयल जी से कही थी, तो पीयूष गोयल जी को ने एक ही जवाब दिया, जिससे जान के हम तो बहुत हैरान हो गए। पीयूष गोयल जी ने कहा, देखिए ये वादा उनका मुख्यमंत्री रहते हुए था, वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, इसलिए उस वादे के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। सही बोला, अगर उस हिसाब से होता तो पेट्रोल डीजल 30-35 में मिलता, रुपया डॉलर से महंगा होता, उस हिसाब से होता, देश में बहुत कुछ हो चुका होता, काला धन आ चुका होता, आपकी जेब में 10-15 लाख रुपए होते। वो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गफलत आपकी है ना। देखिए पीयूष गोयल समझ रहे हैं इस बात को। अगर उस समय जैसे ये 56 इंच की छाती कहते थे, अगर ये सच में 56 इंच की छाती होती तो हमारे देश के जवान शहीद नहीं हो रहे होते, हमारे देश के 833 किसान शहीद नहीं हुए होते। लेकिन यही हमारे देश की राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना है कि जब ये विपक्ष में होते हैं तो इनसे बड़ा किसान हितैषी, जनता हितैषी, देश का हितैषी कोई नहीं होता। लेकिन जिस दिन ये सत्ता में पहुंचते हैं उस दिन इनसे बड़ा किसान विरोधी, जनता विरोधी कोई नहीं होता। इसीलिए विपक्ष की भी अकाउंटेबिलिटी तय करनी जरूरी है। विपक्ष ने तो ये कहा है कि आने वाले दिनों में किसान टीवी पे देखेंगे किस तरीके से विपक्ष उनकी बात उठा रहा है। अब वो उठाते हैं नहीं उठाते हैं उसका भी पता आने वाले समय में लग जाएगा। चलिए, आखिरी सवाल आपसे डल्लेवाल साहब, तो आज आप लोग लौट रहे हो अब? जी जी। तो किस उम्मीद से अब जा रहे हो यहाँ से? देखिए, उम्मीद से या ना उम्मीदी से? नहीं, उम्मीद ना उम्मीद की बात नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है। जो हमारी जिम्मेदारी, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी थी कि सत्र चल रहा है लोकसभा का और विपक्ष ने लोगों के साथ रिटर्न में वायदा किया हुआ है, उनको याद दिलाना हमारी जिम्मेदारी थी, वो हमने किया। और एक बात और है कि सरकार के पक्ष के कुछ इकोनॉमिस्ट लगातार इस बात को मतलब फैला रहे हैं कि 17,000 करोड़ रुपया लगेगा अगर एमएसपी की गारंटी का कानून देंगे तो। उसके वो जो ऐसा हालात लोगों के अंदर माहौल सृजने का प्रयास करें, उसको तोड़ने के लिए हमने यहाँ पे कन्वेंशन की। उस कन्वेंशन में 3 एक्सपर्ट आए और तीनों ने बड़ा क्लियर कट ये बात कही कि यहाँ पे सरकार को कुछ ही नहीं लगाना पड़ेगा। एक किसी कोई बोलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 हज़ार करोड़ रुपये लगेगा, कोई कहता है 1 लाख करोड़ रुपये लगेगा, कोई कहता है कुछ ही नहीं लगेगा। अगर ये बात है तो ये पूरे देश के अंदर ये बात जानी चाहिए थी और वो बात ले जाने के लिए हमारी एक जिम्मेदारी बनती थी कि जो ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं, सृजने का प्रयास किया लगातार। और ये भी कहा गया कि अगर एमएसपी की गारंटी का कानून देते हैं तो महंगाई बढ़ जाएगी। वो भी हमारे एक्सपर्टों ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया और क्लियर कट कहा कि महंगाई बढ़ेगी नहीं, उल्टा महंगाई कम होगी। एक बात, दूसरी बात, देश सरकार का खर्च आएगा नहीं, सरकार को उल्टा प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। ये हमारे वहाँ उस कन्वेंशन के अंदर एक्सपर्ट्स ने बताया और जो उन्होंने बताया वो हम इनका जो नैरेटिव सर्ज रखा पूरे देश के अंदर, उसको तोड़ना हमारी जिम्मेदारी थी, वो हम निभाने का काम कर रहे हैं। और आशा की आपने कहा कि कितनी उम्मीद से जाएंगे। देखिए, जो आदमी लड़ाई लड़ता है वो अपनी उम्मीद तो छोड़ता नहीं, वो हर से उम्मीद करता। हम तो आपसे भी उम्मीद करेंगे कि आप इतने ज़बरदस्ती तरीके से हमारी बात उठा रहे हो, अगर आपके हाथ में कलम हो तो भाई आप भी करें। तो वो हमारे हाथ में माइक है, माइक वाला काम हम कर रहे हैं। इतनी गर्मी में पसीने से मैं लथपथ हूँ, देखिए ये पूरा भीग चुके हैं। आप लोग अन्नदाता हैं इसलिए आपको पसीना कम चलता है, हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा चलता है, लेकिन फिर भी मुझे लगा आपकी आवाज़ दुनिया तक जानी चाहिए। थैंक यू। सवाल ये है कि विपक्ष के नेता, जिस विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने लोगों के साथ वायदा किया, उनको उनका वायदा समय रहते याद दिलाना हमारी जिम्मेदारी थी। ये बहुत वो हमने अपनी ड्यूटी निभाई है। बहुत अहम बात की। अब हाँ, एक चीज इसमें और, जो 3 एक्सपर्ट आए थे, सोमपाल शास्त्री जी पूर्व कृषि मंत्री, देवेंद्र शर्मा जी टॉप मोस्ट एग्रीकल्चर एक्सपर्ट और प्रकाश कामारेड्डी कर्नाटका एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के चेयरमैन, अगर पूरे देश की बात करें तो ये 3 व्यक्ति एग्रीकल्चर के मामलों में अपने आप में बहुत बड़ी अथॉरिटी हैं। सोमपाल शास्त्री जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर गवर्नमेंट के पास पॉलिटिकल विल पावर है, उन्होंने कहा मैं स्वयं वाजपेयी जी की सरकार के समय कृषि मंत्रालय में रहा हूँ और जो स्वामीनाथन आयोग है, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर इसको बोलते हैं, तो उसके वो पहले चेयरमैन भी थे। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि 1 घंटे के अंदर
एमएसपी गारंटी कानून का सारा खाका तैयार होकर लागू हो जाएगा अगर सरकार इच्छा शक्ति दिखाए तो। अब आखिरी सवाल वही जो इनसे पूछा, तो आपका कितने दिन का रसद पानी का वहाँ इंतजाम है? देखिए शंभू बॉर्डर और वो तो खनौरी बॉर्डर पहले पे? जब हम 13 महीने 378 लगाए थे, कहते थे 6-6 महीने का राशन। अब वो बात नहीं है। अब तो राशन पूरा हरियाणा, पंजाब और 7-7 के लोग बैकअप डेली आता है। जो ट्रालियों में राशन है वो तो है ही है, हमारे घर हैं। तो जो डेली का बैकअप, दूध की सेवा, कहते हैं पंजाब का आंदोलन, हरियाणा से 3 दिन हरियाणा से दूध जाता है और 4 दिन पंजाब का दूध जो इकट्ठा करके बॉर्डरों पे जाता है। 3 जगह पे शंभू मोर्चा, खनौरी और रतनपुरा जो राजस्थान में, तीनों मोर्चे स्टैंड अप पे पूरे जो अच्छी तरह चल रहे हैं। और जब भी माननीय हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानते हुए हरियाणा सरकार जब भी रास्ते खोलेगी तो हम दिल्ली कूच की काल थी, दिल्ली कूच जाएंगे, दिल्ली कूच करेंगे और अपनी जो राजधानी आएंगे और जो मांगे हमारी केंद्र लेवल की मांगे हैं सारी की सारी, तो अपनी राजधानी में आएंगे, वो तैयारी है। और दूसरी बात, रही बात राशन पानी की, अब आप जो है वाकई हम तो चलो खेती करते हैं, रहते हैं, आप इतनी हुम्मस में, इतनी ट्रालियों में अगर वहाँ पंखे नहीं लगाएंगे, साधन नहीं करेंगे, जो कहते हैं मॉडिफाई करी हुई हैं, तो कैसे जिएंगे, कैसे वहाँ रहेंगे? फिर तो आज 163 दिन से पहले, अपनी मांगों से पहले हमारा ही काम हो जाता है। तो इसलिए हमारी किसी भी चीज़ का कोई मॉडिफाई नहीं किया हुआ। आप मानिए हमारे सीनियर नेता डलेवाल जी ने भी कहा है, अगर कोई ऐसी बात है तो सबसे पहले तो वो चेक करवा लेना, मानिए न्यायालय के जो किसी की ड्यूटी लगा के कि चेक करा ले भी हमारे एक भी चीज़ का कोई मॉडिफाई नहीं है। जैसे ही हमारे खेत में ट्रैक्टर चलता है वैसा ही जो सड़क पर लेकर हम अपनी हक के लिए ट्रैक्टर ट्राली लेकर आ रहे हैं, तो वो हमारा एक संवैधानिक हक है, उसकी मांग कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डल्लेवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अभिमन्यु, बहुत शुक्रिया। और अब किसान नेता ये लोग लौटेंगे, अब देखते हैं विपक्ष संसद में कैसे इनकी बात, इनकी मांगों को मजबूती से उठाता है। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। और जब तक किसान शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर रहेंगे, तब तक मेरे YouTube चैनल पर लगातार वहाँ की खबरें आप देखते रहेंगे। फिलहाल नमस्कार।